देश और दुनिया की सबसे मशहूर कहानियाँ हिंदी में रोशनी के संग। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखे गए उपन्यास चंद्रकांता का एपिसोड नंबर 10 लेकर मैं आपकी दोस्त रोशनी आज आपसे मिलने आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की मुलाकात। एपिसोड 10 भाग 2 बयान 11। कुमार का मिजाज बदल गया। वे बातें जो उनमें पहले थीं अब बिल्कुल नहीं रही। माँ बाप की फिक्र, विजयगढ़ का ख्याल, लड़ाई की धुन, तेज सिंह की दोस्ती, चंद्रकांत और चपला के मरते ही सब जाती रही। किले से ये तीनों बाहर आए। आगे शिवदत्त की गठरी लिए देवी सिंह और उनके पीछे कुमार को बीच में लिए तेज सिंह चले जाते थे। कुंवर वीरेंद्र सिंह को इसका कुछ भी ख्याल नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं। दिन चढ़ते चढ़ते ये लोग बहुत दूर एक घने जंगल में जा पहुंचे, जहां तेज सिंह के कहने से देवी सिंह ने महाराज शिवदत्त की गठरी जमीन पर रख दी और अपनी चादर से एक पत्थर खूब झाड़ कर कुमार को बैठने के लिए कहा, मगर वे खड़े ही रहे, सिवाय जमीन देखने के कुछ भी नहीं बोले। कुमार की ऐसी दशा देखकर तेज सिंह बहुत घबराए। जी में सोचने लगे कि अब इनकी जिंदगी कैसी रहेगी। अजब हालत हो रही है। चेहरे पर मुर्दनी छा रही है, तनो बदन की सुध नहीं, बल्कि पलकें नीचे को बिल्कुल नहीं गिरती। आंखों की पुतलियां जमीन देख रही हैं, जरा भी इधर उधर नहीं हटती। ये क्या हो गया है? क्या चंद्रकांता के साथ ही इनका भी दम निकल गया? ये खड़े क्यों हैं? तेज सिंह ने कुमार का हाथ पकड़कर बैठने के लिए जोर दिया, मगर घुटना बिल्कुल नहीं मुड़ा। धम से जमीन पर गिर पड़े। सर फूट गया, खून निकलने लगा, मगर पलकें उसी तरह खुली की खुली। पुतलियां ठहर गईं, सांस रुक रुक कर निकलने लगी। अब तेज सिंह कुमार की जिंदगी से बिल्कुल नाउम्मीद हो गए। रोकने से तबीयत नहीं रुकी, जोर से पुकार कर रोने लगे। इस हालत को देख देवी सिंह भी छाती पीटकर रोने लगे। तेज सिंह पुकार पुकार कर कहने लगे कि हाय कुमार, क्या सचमुच अब तुमने दुनिया छोड़ दी है? हाय, ना मालूम वह कौन सी बुरी सायत थी कि कुमारी चंद्रकांता की मोहब्बत तुम्हारे दिल में पैदा हुई, जिसका नतीजा ऐसा बुरा हुआ। अब मालूम हुआ कि तुम्हारी जिंदगी इतनी ही थी। तेज सिंह इस तरह की बातें कर रो रहे थे कि इतने में एक तरफ से आवाज आई, नहीं, कुमार की उम्र कम नहीं हुई, बहुत लंबी है। इनको मारने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। कुमारी चंद्रकांता की मोहब्बत बुरी सायत में नहीं हुई, बल्कि बहुत अच्छी सायत में हुई। इसका नतीजा बहुत अच्छा होगा। कुमारी से शादी तो होगी ही, साथ ही इसके चुनारगढ़ की गद्दी भी कुंवर वीरेंद्र सिंह को मिलेगी, बल्कि और भी कई राज्य इनके साथ मिल जाएंगे। बड़े तेजस्वी और इनसे भी ज्यादा नाम पैदा करने वाले 2 वीर पुत्र चंद्रकांता के गर्भ से पैदा होंगे। क्या हुआ है जो रो रहे हो? तेज सिंह और देवी सिंह का रोना एकदम बंद हो गया। इधर उधर देखने लगे। तेज सिंह सोचने लगे कि ये कौन है? ऐसी मुर्दे को जिलाने वाली आवाज किसके मुंह से निकली? क्या कहा? कुमार को मारने वाला कौन है? कुमार के 2 पुत्र होंगे। ये कैसी बात है? कुमार का तो यहाँ दम निकला जाता है। ढूंढना चाहिए कौन है। तेज सिंह और देवी सिंह इधर उधर देखने लगे, पर कहीं कुछ पता नहीं चला। फिर आवाज आई, इधर देखो। आवाज की सीध पर एक तरफ सिर उठाकर तेज सिंह ने देखा कि पेड़ पर से जगन्नाथ ज्योतिषी नीचे उतर रहे हैं। जगन्नाथ ज्योतिषी उतरकर तेज सिंह के सामने आए और बोले, आप हैरान मत होइए। ये सब बातें जो ठीक होने वाली हैं मैंने कही हैं। इसके सोचने की भी जरूरत नहीं कि महाराज शिवदत्त का तरफदार होकर मैं आपके हित में बातें क्यों करने लगा। इसका सबब भी थोड़ी ही देर में मालूम हो जाएगा और मुझको अपना सच्चा दोस्त समझने लगेंगे। पहले कुमार की फिक्र कर लें, तब आपसे बातचीत करते हैं। इसके बाद जगन्नाथ जोशी ने तेज सिंह और देवी सिंह के देखते ही देखते एक बूटी जिसकी तिकोनी पत्ती थी और आसमानी रंग का फूल लगा हुआ था, डंठल का रंग बिल्कुल सफेद और खुरदुरा था, उसी समय पास से कहीं ढूंढ ली और तोड़कर हाथ में मल के 2 बूंद उसका रस कुमार की दोनों आंखों और कानों में टपका दिया। बाकी जो सीठी बची उसको तालू पर रख अपनी चादर से एक टुकड़ा फाड़कर बांधा और बैठकर कुमार के आराम होने की राह देखने लगे। आधी घड़ी भी नहीं बीतने पाई थी कि कुमार की आंखों का रंग बदल गया। पलकों ने गिरकर कौड़ियों को ढांक लिया। धीरे धीरे हाथ पैर भी हिलने लगे। 2-3 छींकें भी आई, जिसके साथ ही कुमार होश में आकर उठ बैठे। सामने ज्योतिषी जी के साथ तेज सिंह और देवी सिंह को बैठे देखकर पूछा, क्यों, मुझे क्या हो गया था? तेज सिंह ने सब हाल कहा। कुमार ने जगन्नाथ ज्योतिषी को दंडवत किया और कहा, महाराज, आपने मेरे ऊपर क्यों कृपा की? इसका हाल जल्द कहिए।
मुझे कई तरह के शक हो रहे हैं। ज्योतिषी जी ने कहा, कुमार, यह ईश्वर की माया है कि आपके साथ रहने को मेरा जी चाहता है। महाराज शिवदत्त इस लायक नहीं कि मैं उनके साथ रहकर अपनी जान दूं। उनको आदमी की पहचान नहीं। मैं गुणियों का आदर नहीं करते। उसके साथ रहना अपने गुण की मिट्टी खराब करना है। गुणी के गुण को देखकर कभी तारीफ नहीं करते। वह बड़े भारी मतलबी हैं। अगर उनका काम किसी से कुछ बिगड़ जाए तो उनकी आंखें उसकी तरफ से तुरंत बदल जाती हैं, चाहे वह कैसा ही गुणी क्यों ना हो। सिवाय इसके वह बड़े अधर्मी हैं। कोई भला आदमी ऐसे के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। इसी से मेरा जी फट गया। मैं अगर रहूंगा तो आपके साथ रहूंगा। आपसा कदरदान मुझको कोई दिखाई नहीं देता। मैं कई दिनों से इस फिराक में था, मगर कोई ऐसा मौका नहीं मिलता था कि अपनी सच्चाई दिखाकर आपका साथी हो जाता। क्योंकि मैं चाहे कितनी ही बातें बनाऊं, मगर अय्यारों की तरफ से अय्यारों का जी साफ होना मुश्किल है। आज मुझे ऐसा मौका मिला क्योंकि आज का दिन आप पर बड़े संकट का था, जो कि महाराज शिवदत्त के धोखे और चालाकी ने आपको दिखाया है। इतना कहकर ज्योतिषी जी चुप हो गए। जोशी जी की आखिरी बात ने सभी को चौंका दिया। तीनों आदमी खिसक कर उनके पास आ बैठे। तेज सिंह ने कहा, हाँ, जरा जल्दी खुलासा कहिए, शिवदत्त ने क्या धोखा दिया है? जोशी जी ने कहा, महाराज शिवदत्त का यह कायदा है कि जब कोई भारी काम किया जाता है तो पहले मुझसे जरूर पूछते हैं, लेकिन चाहे राय दूं या मना करूं, वो करते हैं अपने ही मन की और धोखा भी खाते हैं। कई दफा पंडित बद्रीनाथ भी इन बातों से रंज हो गए कि जब अपने ही मन की करनी है तो ज्योतिषी जी से पूछने की क्या जरूरत है। आज रात को जो चालाकी उन्होंने आपके साथ की, उसके लिए भी मैंने मना किया था, मगर वे मेरी कुछ नहीं माना। आखिर नतीजा ये निकला कि घसीटा सिंह और भगवान दत्त अय्यारों की जान गई। इसका खुलासा हाल में मैं तब कहूंगा जब आप इस बात का वादा करें कि मुझको अपने अय्यार का साथी बनाएंगे। जोशी जी की बात सुनकर कुमार ने तेज सिंह की तरफ देखा। तेज सिंह ने कहा, जोशी जी, मैं बड़ी खुशी से आपको साथ रखूंगा, परंतु आपको इससे पहले अपने दिल के साफ होने की कसम खानी पड़ेगी। जोशी जी ने तेज सिंह के मन से शक मिटाने के लिए जनेऊ हाथ में लेकर कसम खाई। तेज सिंह ने उठ के उन्हें गले लगा लिया और बड़ी खुशी से अपने अय्यारों की पंगत में मिला लिया। कुमार ने अपने गले से कीमती माला निकालकर जोशी जी को पहना दी। ज्योतिषी जी ने कहा, अब मुझसे सुनिए कि कुमार महल में क्यों कैद किए गए थे और जो रात को खून खराबा हुआ उसका असली भेद क्या है। जब आप लोग लश्कर से कुमारी की खोज में निकले थे तो रास्ते में बद्रीनाथ अय्यार ने आपको देख लिया था। आप लोगों के पहले वे वहां पहुंचे और चंद्रकांता को दूसरी जगह छिपाने की नीयत से उस खो में उसको लेने गए, मगर उनके पहुंचने से पहले ही कुमारी वहां से गायब हो गई थी और वे खाली हाथ वापस आए। तब नाजिम को साथ ले आप लोगों की खोज में निकले और आपको इस जंगल में पाकर अय्यारी की। नाजिम ने ढेला फेंका था। देवी सिंह उसको पकड़ने गए। तब तक बद्रीनाथ, जो पहले ही तेज सिंह बनकर आए थे, न मालूम किस चालाकी से आपको बेहोश कर किले में ले गए और जिससे आपकी तबीयत से चंद्रकांता की मोहब्बत जाती रही। आप चंद्रकांता की खोज ना करें तथा उसके लिए महाराज शिवदत्त से लड़ाई की ना ठाने, इसलिए भगवान दत्त और घसीटा सिंह ने अपनी कुर्बानी दी। वो दोनों हमसे कम उम्र के थे। उन्हें चंद्रकांता और चपला बनाया गया, जिनको आपने खत्म किया। बाकी हाल तो आप जानते ही हैं। ज्योतिषी की बात सुनकर कुमार मारे खुशी के उछल पड़े। कहने लगे, हाय, ये क्या गजब किया था, कितना भारी धोखा दिया। अब मालूम हुआ कि बेचारी चंद्रकांता जीती जागती है, मगर कहाँ है इसका पता नहीं। खैर, ये भी मालूम हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए, इस बात को सभी ने मिलकर सोचा और ये पक्का किया गया कि महाराज शिवदत्त को तो उसी खो में जिसमें यार लोग पहले कैद किए गए थे डाल देना चाहिए और दोहरा ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि पहले ताले का हाल, जो शेर के मुंह में से जुबान खींचने से खुलता है, बद्रीनाथ को मालूम हो गया है। मगर दूसरे ताले का हाल सिवाय तेज सिंह के अभी कोई नहीं जानता। कुमार को विजयगढ़ चले जाना चाहिए, क्योंकि जब तक महाराज शिवदत्त कैद है लड़ाई नहीं होगी, मगर हिफाजत के लिए कुछ फौज सरहद पर जरूर होनी चाहिए। देवी सिंह कुमार के साथ रहें। तेज सिंह और जोशी जी कुमारी की खोज में जाएं। कुछ और बातचीत करके सब उठ खड़े हुए और वहां से चल पड़े। बयान 12। दोपहर के वक्त एक नाले के किनारे सुंदर साफ चट्टान पर दो कमसिन औरतें बैठी हैं। दोनों की मैली फटी साड़ी, दोनों के मुंह पर मिट्टी, खुले बाल, पैरों पर खूब धूल पड़ी हुई और चेहरे पर बदहवासी और परेशानी छाई हुई है। चारों तरफ भयानक जंगल, खूनी जानवरों की भयानक आवाजें आ रही हैं। जब कभी जोर से हवा चलती है तो पेड़ों की सरसराहट से जंगल और भी डरावना मालूम होता है। इन दोनों औरतों के सामने नाले के उस पार एक तेंदुआ पानी पीने के लिए उतरा। उन्होंने उस तेंदुए को देखा, मगर वह खूनी जानवर इन दोनों को ना देख सका, क्योंकि जहां वे दोनों बैठी थीं सामने ही एक मोटा जामुन का पेड़ था।
इन दोनों में से एक जो ज्यादा नाजुक थी उस तेंदुए को देख डरी और धीरे से दूसरे से बोली, प्यारी सखी, देखो कहीं वह इस पार ना उतर आए। उसने कहा, नहीं सखी, वह इस पार नहीं आएगा। अगर आने का इरादा भी करेगा तो मैं पहले ही इन तीरों से उसको मार गिराऊंगी जो उस नाले के सिपाहियों को मारकर लेती आई हूं। इस वक्त हमारे पास 200 तीर हैं। हम दोनों तीर चलाने वाली हैं। लो, तुम भी एक तीर चढ़ा लो। यह सुन उसने भी एक तीर कमान पर चढ़ाया, मगर उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। वह तेंदुआ पानी पीकर तुरंत ऊपर चढ़ गया और देखते ही देखते गायब हो गया। तब इन दोनों में बातें होने लगी। कुमारी बोली, क्यों चपला, कुछ मालूम पड़ता है कि हम लोग किस जगह आ पहुंचे और ये कौन सा जंगल है तथा विजयगढ़ की राह किधर है? चपला ने कहा, कुमारी, कुछ समझ में नहीं आता, बल्कि अभी तक मुझको भागने की धुन में ये भी नहीं मालूम कि किस तरफ चली आई। विजयगढ़ किधर है, चुनारगढ़ कहाँ है और नौगढ़ का रास्ता कहाँ है? सिवाय तुम्हारे साथ महल में रहने या विजयगढ़ की हद में घूमने के कभी इन जंगलों में तो आना हुआ ही नहीं। हाँ, चुनारगढ़ से सीधे विजयगढ़ का रास्ता जानती हूँ, मगर उधर मैं इस सबब से नहीं गई कि आजकल हमारे दुश्मनों का लश्कर रास्ते में पड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई देख ले। इसलिए मैं जंगल ही जंगल दूसरी तरफ भागी। खैर, देखो, ईश्वर मालिक है, कुछ ना कुछ रास्ते का पता लग ही जाएगा। मेरे बटुए में मेवा है, लो इसको खा लो और पानी पी लो, फिर देखा जाएगा। कुमारी ने कहा, इसको किसी और वक्त के वास्ते रहने दो, क्या जाने हम दोनों को कितने दिन दुख भोगना पड़े। ये जंगल खूब घना है, चलो बेर मकोए तोड़कर खाएं। अच्छा तो ना मालूम पड़ेगा, मगर समय काटना है। चपला बोली, अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। चपला और चंद्रकांता दोनों वहां से उठी, नाले के ऊपर इधर उधर घूमने लगी। दिन दोपहर से ज्यादा ढल चुका था। पेड़ों की छां में घूमती, जंगली बेरों को तोड़ती खाती वे दोनों एक टूटे फूटे उजाड़ मकान के पास पहुंची, जिसको देखने से मालूम होता था कि ये मकान जरूर किसी बड़े राजा का बनाया हुआ होगा, मगर अब टूट फूट गया है। चपला ने कुमारी चंद्रकांता से कहा, बहन, तुम मकान के टूटे दरवाजे पर बैठो, मैं फल तोड़ लाऊं तो इसी जगह बैठकर दोनों खाएं और इसके बाद तब तक इस मकान के अंदर घुसकर देखें कि क्या है। जब तक विजयगढ़ का रास्ता ना मिले यही खंडर हम लोगों के रहने के लिए अच्छा होगा, इसी में गुजारा करेंगे। कोई मुसाफिर या चरवाहा इधर से आ निकलेगा तो विजयगढ़ का रास्ता पूछ लेंगे और तब यहाँ से जाएंगे। कुमारी ने कहा, अच्छी बात है, मैं इसी जगह बैठती हूँ, तुम कुछ फल तोड़ो लेकिन दूर मत जाना। चपला ने कहा, नहीं, मैं दूर नहीं जाऊंगी, इसी जगह तुम्हारी आंखों के सामने रहूंगी। ये कहकर चपला फल तोड़ने चली गई। बयान 13। चपला खाने के लिए कुछ फल तोड़ने चली गई, इधर चंद्रकांता अकेली बैठी बैठी घबरा उठी। जी में सोचने लगी कि जब तक चपला फल तोड़ती है तब तक इस टूटे फूटे मकान की सैर करें, क्योंकि ये मकान चाहे टूटकर खंडहर हो रहा है, मगर मालूम होता है कि किसी समय में अपना सानी नहीं रखता होगा। कुमारी चंद्रकांता वहां से उठकर खंडहर के अंदर गई। फाटक इस टूटे फूटे मकान का दुरुस्त और मजबूत था। यद्यपि उसमें किवाड़ नहीं लगे थे, मगर देखने वाला यही कहेगा कि पहले इसमें लकड़ी या लोहे का फाटक जरूर लगा होगा। कुमारी ने अंदर जाकर देखा कि बड़ा भारी चौखुटा मकान है। बीच की इमारत तो टूटी फूटी है, मगर अहाता चारों तरफ का दुरुस्त मालूम पड़ता है। और आगे बढ़ी, एक दालान में पहुंची जिसकी छत गिरी हुई थी पर खंबे खड़े थे। इधर उधर ईंट पत्थर के ढेर थे, जिन पर पैर रखते धीरे धीरे आगे बढ़ी। बीच में एक मैदान दिखाई पड़ा जिसको बड़े गौर से कुमारी देखने लगी। साफ मालूम होता था कि पहले ये बाग था, क्योंकि अभी तक संगमरमर की क्यारियां बनी हुई थी। छोटी छोटी नहरें जिनमें छिड़काव का काम निकलता होगा अभी तक तैयार थी। बहुत से फव्वारे बेमरम्मत दिखाई पड़ते थे, मगर उन सभी पर मिट्टी की चादर पड़ी हुई थी। बीचों बीच उस खंडहर के एक बड़ा भारी पत्थर का बगुला बना हुआ दिखाई दिया, जिसको अच्छी तरह से देखने के लिए कुमारी उसके पास गई और उसकी सफाई और कारीगरी को देखकर उसके बनाने वाले की तारीफ करने लगी। वह बगुला सफेद संगमरमर का बना हुआ था और काले पत्थर के कमर बराबर ऊंची तथा मोटे खंबे पर बैठाया हुआ था। उसके पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। यही मालूम होता था कि पेट सटाकर इस पत्थर पर इसे बैठाया गया है। कम से कम 15 हाथ के घेरे में उसका पेट होगा। लंबी चोंच, बाल और पर उसके ऐसी कारीगरी के साथ बनाए गए हुए थे कि बार बार उसके बनाने वाले कारीगर की तारीफ मुंह से निकलती थी। जी में आया कि और पास जाकर बगुले को देखे। पास गई, मगर वहां पहुंचते ही उसने मुंह खोल लिया। चंद्रकांता ये देख घबरा गई कि मामला क्या है। कुछ डर भी मालूम हुआ। सामना छोड़ बगल में ही गई। अब उस बगुले ने भी पर फैला दिए। कुमारी को चपला ने बहुत ढीठ कर दिया था।
कभी कभी जब जिक्र आ जाता तो चपला यही कहती थी कि दुनिया में भूत प्रेत कोई चीज नहीं, जादू मंत्र सब खेल कहानी है, जो कुछ है अय्यारी है। इस बात का कुमारी को भी पूरा यकीन हो चुका था। यही सबब था कि चंद्रकांता इस बगुले के मुंह खोलने और पर फैलाने से नहीं डरी। अगर किसी दूसरी ऐसी नाजुक औरत को कहीं ऐसा मौका पड़ता तो शायद उसकी जान निकल जाती। जब बगुले को पर फैलाते देखा तो कुमारी उसके पीछे हो गई। बगुले के पीछे की तरफ एक पत्थर जमीन में लगा था, जिस पर कुमारी ने पैर रखा ही था कि बगुला एक दफा हिला और जल्दी से घूमकर अपनी चोंच से कुमारी को उठाकर निकल गया। तब घूमकर अपने ठिकाने हो गया, पर समेट लिए और मुंह बंद कर लिया। बयान 14। थोड़ी देर में चपला फलों से झोली भरे हुए पहुंची। देखा तो चंद्रकांता वहां नहीं है। इधर उधर निगाह दौड़ाई, कहीं नहीं। इस टूटे मकान में तो नहीं गई है, यह सोचकर मकान के अंदर चली। कुमारी तो बेधड़क उस खंडहर में चली गई थी, मगर चपला रुकती हुई चारों तरफ निगाह दौड़ाती और एक एक चीज तजवीज करती हुई चली। फाटक के अंदर घुसते ही दोनों बगल दो दालान दिखाई पड़े। ईंट पत्थर के ढेर लगे हुए, कहीं से छत टूटी हुई, मगर दीवारों पर चित्रकारी और पत्थरों की मूर्तियां अभी तक नहीं मालूम पड़ती थी। चपला ने ताज्जुब की निगाह से उन मूर्तियों को देखा। कोई भी उसमें पूरे बदन की नजर नहीं आई। किसी का सर नहीं, किसी की टांग नहीं, किसी का हाथ कटा, किसी का आधा धड़ ही नहीं। सूरत भी इन मूर्तियों की अजब डरावनी थी। और आगे बढ़ी। बड़े बड़े मिट्टी पत्थर के ढेर जिनमें जंगली पेड़ लगे हुए थे, उनको लांघती हुई मैदान में पहुंची। दूर से वह बगुला दिखाई पड़ा जिसके पेट में कुमारी पड़ चुकी थी। सब जगहों को देखना छोड़ चपला उस बगुले के पास धड़धड़ाती हुई पहुंची। उसने मुंह खोल दिया। चपला को बड़ा ताज्जुब हुआ, पीछे हटी। बगले ने मुंह बंद कर लिया। सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए। ये तो कोई बड़ी भारी अय्यारी मालूम होती है। क्या भेद है इसका पता लगाना चाहिए। मगर पहले कुमारी को खोजना उचित है, क्योंकि ये खंडहर कोई पुराना तिलस्म मालूम होता है। कहीं ऐसा न हो कि इसी में कुमारी फंस गई है। ये सोच उस जगह से हटी और दूसरी तरफ खोजने लगी। चारों तरफ अहाता घिरा हुआ था। कई दालान और कोठरियां टूटी फूटी और कई साबुत भी थीं। एक तरफ से देखना शुरू किया। पहले एक दालान में पहुंची जिसकी छत बीच से टूटी हुई थी। लंबाई दालान की लगभग 100 गज की होगी। बीच में मिट्टी चूने का ढेर, इधर उधर बहुत सी हड्डी पड़ी हुई और चारों तरफ जाले मकड़े लगे हुए थे। मिट्टी के ढेर में से छोटे छोटे बहुत से पीपल वगैरह के पेड़ निकल आए थे। दालान के एक तरफ छोटी सी कोठरी नजर आई, जिसके अंदर पहुंचने पर देखा कि एक कुआं है। झांकने से अंधेरा मालूम पड़ा। इस कुएं के अंदर क्या है? ये कोठरी बनिस्बत है और जगहों के साफ क्यों मालूम पड़ती है? कुआं भी साफ दिख पड़ता है, क्योंकि जैसे अक्सर पुराने कुओं में पेड़ वगैरह लग जाते हैं, इसमें नहीं है। कुछ कुछ आवाज भी इसमें से आती है जो बिल्कुल समझ नहीं पड़ती। इसका पता लगाने के लिए चपला ने अपनी अय्यारी के बटुए में से काफूर निकाला और उसके टुकड़े जलाकर कुएं में डाले। अंदर तक पहुंचकर उन जलते हुए काफूर के टुकड़ों ने खूब रोशनी की। अब साफ मालूम पड़ने लगा कि नीचे से कुआं बहुत चौड़ा और साफ है, मगर पानी नहीं है, बल्कि पानी की जगह एक साफ सफेद बिछावन मालूम पड़ता है, जिसके ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। उसकी लंबी दाढ़ी लटकती हुई दिखाई पड़ती है, मगर गर्दन नीची होने से चेहरा मालूम नहीं पड़ता। सामने एक चौकी रखी हुई है जिस पर रंग बिरंगे फूल पड़े हैं। चपला ये तमाशा देख डर गई। फिर जी को संभाला और कुएं पर बैठ गौर करने लगी, मगर कुछ अकल ने गवाही नहीं दी। वह काफूर के टुकड़े भी बुझ गए जो कुएं के अंदर जल रहे थे, और फिर अंधेरा हो गया। उस कोठरी में से एक दूसरे दालान में जाने का रास्ता था। उस राह से चपला दूसरे दालान में पहुंची, जहां इससे भी ज्यादा जी दहलाने और डराने वाला तमाशा देखा। कूड़ा करकट, हड्डी और गंदगी में यह दालान पहले दालान से कहीं बढ़ा चढ़ा था, बल्कि एक साबुत पंजर हड्डी का भी पड़ा हुआ था, जो शायद गधे या टट्टू का हो। उसी के बगल से लांघती हुई चपला बीचों बीच दालान में पहुंची। एक चबूतरा संगमरमर का पुरसा भर ऊंचा देखा, जिस पर चढ़ने के लिए खूबसूरत 9 सीढ़ियां बनी हुई थी। ऊपर उसके एक आदमी चौकी पर लेटा हुआ हाथ में किताब लिए कुछ पढ़ता हुआ मालूम पड़ा, मगर ऊंचा होने के सबब साफ दिखाई नहीं दिया। इस चबूतरे पर चढ़े या ना चढ़े, चढ़ने से कोई आफत तो नहीं आ जाएगी। भला सीढ़ी पर एक पैर रखकर देखूं तो सही। ये सोचकर चपला ने सीढ़ी पर एक पैर रखा। पैर रखते ही बड़े जोर से आवाज हुई और संदूक के पल्ले की तरह खुलकर सीढ़ी के ऊपर वाले पत्थर ने चपला के पैर को जोर से फेंक दिया, जिसकी धमक और झटके से वह जमीन पर गिर पड़ी। संभल कर उठ खड़ी हुई, देखा तो वह सीढ़ी का पत्थर जो संदूक के पल्ले की तरह खुल गया था, ज्यों का त्यों बंद हो गया है। चपला अलग खड़ी होकर सोचने लगी कि यह टूटा फूटा मकान तो अजब तमाशे का है।
जरूर ये किसी भारी अय्यार का बनाया हुआ होगा। इस मकान में घुसकर सैर करना कठिन है, जरा चूके और जान गई। पर मुझको क्या डर, क्योंकि जान से भी प्यारी मेरी चंद्रकांता इसी मकान में कहीं फंसी हुई है, जिसका पता लगाना बहुत जरूरी है। चाहे जान चली जाए, मगर बिना कुमारी को लिए इस मकान से बाहर कभी नहीं जाऊंगी। देखूं इस सीढ़ी और चबूतरे में क्या क्या यारियां की गई हैं। कुछ देर तक सोचने के बाद चपला ने एक 10 सेर का पत्थर सीढ़ी पर रखा। जिस तरह पैर को सीढ़ी ने फेंका था, उसी तरह इस पत्थर को भी भारी आवाज के साथ फेंक दिया। चपला ने हर सीढ़ी पर पत्थर रखकर देखा, सभी से यही करामात पाई। इस चबूतरे के ऊपर क्या है, इसको जरूर देखना चाहिए, ये सोचकर अब वे दूसरी तरकीब करने लगी। बहुत से ईंट पत्थर उस चबूतरे के पास जमा किए और उनके ऊपर चढ़कर देखा कि संगमरमर की चौकी पर एक आदमी दोनों हाथों में किताब लिए पड़ा है। उम्र लगभग 30 वर्ष की होगी। खूब गौर करने से मालूम हुआ कि ये भी एक पत्थर है। चपला ने एक छोटी सी कंकड़ी उसके मुंह पर डाली। या तो पत्थर का पुतला, मगर काम आदमी का किया। चपला ने जो कंकड़ी उसके मुंह पर डाली थी, उसको एक हाथ से हटा दिया और फिर उसी तरह वह हाथ अपने ठिकाने ले गया। चपला ने तब एक कंकड़ उसके पैर पर रखा। उसने पैर हिलाकर कंकड़ गिरा दिया। चपला थी तो बड़ी चालाक और निडर, मगर इस पत्थर के आदमी का तमाशा देखकर बहुत डरी और जल्दी से वहां से हट गई। अब दूसरी तरफ देखने लगी। बगल के एक और दालान में पहुंची, देखा कि बीचों बीच दालान के एक तहखाना मालूम पड़ता है। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं और ऊपर की तरफ 2 पल्ले किवाड़ के हैं जो इस समय खुले हैं। चपला खड़ी होकर सोचने लगी कि इसके अंदर जाना चाहिए या नहीं। कहीं ऐसा न हो कि इसमें उतरने के बाद ये दरवाजा बंद हो जाए और मैं इसी में रह जाऊं। इससे मुनासिब है कि मैं इसको आजमा लूं। पहले एक ढोंका इसके अंदर डालूं, लेकिन अगर आदमी के जाने से दरवाजा बंद हो सकता है तो जरूर ढोंके के गिरते ही बंद हो जाएगा। तब इसके अंदर जाकर देखना मुश्किल होगा। अस्तु ऐसी तरकीब की जाए जिससे उसके जाने से किवाड़ बंद ना हो पाए, बल्कि हो सके तो पल्लों को तोड़ ही देना चाहिए। इन सब बातों को सोचकर चपला दरवाजे के पास गई। पहले उसने तोड़ने की फिक्र की, मगर ना हो सका, क्योंकि वे पल्ले लोहे के थे, कब्जा उनमें नहीं था। सिर्फ पल्ले के बीचों बीच में चूल बनी हुई थी, जो कि जमीन के अंदर घुसी हुई मालूम पड़ती थी। ये चूल जमीन के अंदर कहाँ जाकर अड़ी थी, इसका पता नहीं लग सका। चपला ने अपने कमर से कमंद खोली और चौहरा करके एक सिरा उसके उस किवाड़ के पल्ले में खूब मजबूती के साथ बांधा। दूसरा सिरा उस कमंद का उसी दालान के एक खंभे में जो किवाड़ के पास ही था बांधा। इसके बाद एक ढोंका पत्थर का दूर से उस तहखाने में डाला। पत्थर पड़ते ही इस तरह की आवाज आने लगी जैसे किसी हाथी में से जोर से हवा निकलने की आवाज आती है। साथ ही इसके जल्दी से एक पल्ला बंद भी हो गया। दूसरा पल्ला भी बंद होने के लिए खींचा, मगर वह कमंद से कसा हुआ था, उसको तोड़ न सका। खींचा का खींचा ही रह गया। चपला ने सोचा, कोई हर्ज नहीं। मालूम हो गया कि ये कमंद इस पल्ले को बंद नहीं होने देगी। अब बेखटके इसके अंदर उतरो, देखो तो क्या है। ये सोचकर चपला तहखाने में उतरी। दोस्तों, आज की हमारी मुलाकात को अब यहीं समाप्त करते हैं। मैं जल्द ही आपके लिए इस दिलसमी कहानी का अगला हिस्सा लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मैं हूँ आपकी दोस्त रोशनी और आप सुन रहे हैं बातचीत एंड शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी।